गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। ईटीएफ बिजनेस के अंदर आपको स्पेशली ईटीएफ के बारे में बताया जाता है। प्रत्येक वीडियो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक लर्निंग आपके सामने प्रस्तुत होती है। ठीक है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ उससे लर्निंग जरूर मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रत्येक वीडियो को प्रेजेंट करने से पहले हम उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ईटीएफ का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है। अभी आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था ईटीएफ के शोले, यानी कि रेगुलर इनकम हो या फिर लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए हम इन्वेस्टिंग करें, जैसे 30 साल 40 साल जो भी है, रिटायरमेंट के लिए अपनी रिटायरमेंट के प्लान आप कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट आप किन स्टॉक्स के अंदर आप रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। तो हमने 30 स्टॉक्स हमने निकाले थे, जो कि हमने टॉप क्लास के ईटीएफ से ही हमने निकाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है। जैसे डेवॉप बीज है तो डेवॉप बीज से हमने 5 स्टॉक निकाले। सीपीएससी से हमने टॉप क्लास के 5 निकाले। टॉप क्लास का मतलब होता है कि 5 वो स्टॉक्स जो सबसे ज्यादा होल्डिंग रखता है, यानी शेयर परसेंटेज जिसकी सबसे ज्यादा है। जैसे आईसी से B22 में हमने निकाले, पीएसयू बैंक 20 के अंदर, इंफ्रा 20, जूनियर 20, निफ्टी 20 के हमने 5 निकाले, ऑटो 20 के हमने 5 निकाले। तो इसी तरीके से हमने इन ईटीएफ के हमने 5 5 निकाले हैं। इसमें कुछ ईटीएफ और भी थे, जैसे आईटी 20 वगैरह है, तो वो रिपीटेड हो रहे थे, इसलिए हमने उसको नहीं लिया। तो अगर आप 30 स्टॉक वो देखेंगे, जिनको हम समझ लो 30 साल के लिए, ये जो 30 स्टॉक है इनको 30 साल के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसकी लिस्ट हमने ऑलरेडी, जो पिछले वीडियोस हैं उसमें हमने ऑलरेडी इसकी लिस्ट आपको शेयर कर दी है। अगर आप देखेंगे कि 30 स्टॉक के बाद हमने थोड़े और भी हमने स्टॉक्स लिए हैं जो गवर्नमेंट के स्टॉक्स हैं, ये और डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स हैं, तो वो भी हमने इसके अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है। हमने टोटल, ये विचार था हमारा कि 30 को हम एक्सटेंड करके 45 स्टॉक्स कर सकते हैं, कि जो लाइफ टाइम जिसको आप अपने लिए एक बहुत ही स्ट्रांग पोर्टफोलियो आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, पोर्टफोलियो हमेशा तैयार होगा ब्लू चिप स्टॉक्स की वजह से ही हो सकता है। अगर हम लंबे समय तक अगर हम इन्वेस्टेड रहते हैं तो ये स्टॉक आपको करोड़पति बना देंगे, 100% बना देंगे। हमने इससे पहले जो केस स्टडी की एक हमने प्रेजेंटेशन आपको दिखाई है। ठीक है, ये वाली वीडियो आप देखिए, केस स्टडी डिविडेंड और बोनस शेयर्स देने वाले स्टॉक्स। इसके अंदर हमने बताया है, एक केस स्टडी हमने ली है इन्फोसिस की। तो आप देखिए कि इन्फोसिस के अंदर किस तरीके से इन्फोसिस ने सिर्फ 10 स्टॉक्स लिए होंगे अगर शुरू शुरू में, तो 10 स्टॉक से कितने स्टॉक वो मल्टीप्लाई होके बन गए, और आज कितना बड़ा पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए, ये तो हमने एक केस स्टडी ली है। देखो, केस स्टडी क्यों जरूरी होती है, किसी भी स्टॉक्स की केस स्टडी हमें करना जरूरी होता है, क्योंकि केस जब बनते हैं तो केस के बेसिस पे ही हम आगे फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं। और जब हम सिमिलर कुछ और कंपनियां जो होंगी, जो डिविडेंड देने वाली होंगी, बोनस देने वाली होंगी, हम उनको अपने पोर्टफोलियो के अंदर इंक्लूड करते हैं, उनके स्टॉक्स को हम एक्यूमुलेट करते हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। तो एक पोर्टफोलियो को बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए आपने डिविडेंड और बोनस देने वाले, अगर आपने 30 स्टॉक्स अगर आपने एक्यूमुलेट कर लिए, 10 10 स्टॉक भी आपने एक्यूमुलेट कर लिया अपने पोर्टफोलियो के अंदर, उसको 30 साल के लिए छोड़ दिया, तो ये माना जाता है कि उसके अंदर 90% सक्सेस रेट होता है, 10% नहीं होता। हो सकता है कि 10% जो कंपनियां हैं वो उनकी फाइनेंशियल पोजीशंस अच्छी ना हो भविष्य में, लेकिन 90% की अच्छी हो सकती है, क्योंकि ये ब्लू चिप कंपनीज हैं सारी। ठीक है फ्रेंड्स। तो
इस तरीके से हमें अपना पोर्टफोलियो तैयार करना पड़ता है कि भविष्य में कोई भी दिक्कत ना आए। यानी कि अगर 3 कंपनियाँ, मान लीजिए कि आपने 30 कंपनियाँ ली हैं, 30 में से 5 कंपनियाँ या 10 कंपनियाँ भी अगर मान लीजिए कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशंस खराब हो जाती है, तो जो 20 कंपनी है वो इतना मल्टीप्लाई हो जाता है, इतना मल्टीप्लाई हो जाता है कि वो, ये समझ लो कि 100-100 गुना आपको रिटर्न दे देती हैं। 100 टाइम्स का रिटर्न वो दे देती हैं आपको। और अगर ये 10 कंपनियाँ अगर मान लीजिए ख़त्म भी हो जाए, तो भी जो 20 कंपनियाँ उनका इतना तगड़ा कंपाउंडिंग होता है कि ये समझ लो कि ये जो 10 कंपनियाँ हैं, ठीक है, इनका कोई असर नहीं पड़ता। तो इसीलिए हमेशा पोर्टफोलियो के अंदर 1 या 2 कंपनियाँ नहीं रखनी चाहिए, इसके अंदर एक कंप्लीट एक पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स? तो हमने एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन लिया है। ठीक है, तो हमें यही सिखाया जाता है कि एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना ज़रूरी होता है। कभी भी 1 स्टॉक, 2 स्टॉक, 5 स्टॉक के अंदर कभी भी इस तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए कि आपने अपना टोटल फंड लगा दिया, 3-4 स्टॉक्स के अंदर लगा दिया और हो गया। और अपने फंड को भी प्रॉपर मैनेजमेंट करके फंड मैनेजमेंट करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपने एक ही स्टॉक के अंदर आपने 90% अपना पैसा लगा दिया और बाकी स्टॉक्स के अंदर आपने 10% लगाया है। आपको फंड को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, उसको डिवाइड करना है। ठीक है, इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको ये देखना है कि कौन सी कंपनी में रिस्क फैक्टर कितना है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। उसके लिए आपको स्टॉक्स की एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, उनका कहना है कि सर स्टॉक्स के बारे में भी आप हमें इसका फंडामेंटल बताइए कि स्टॉक्स में फंडामेंटल किस तरीके से चूज़ करते हैं हम स्टॉक्स को। देखिए फ्रेंड्स, ईटीएफ हमारा स्पेशली जो फोकस है वो ईटीएफ के ऊपर है। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस ईटीएफ के ऊपर बनाई है। आप शुरू से अगर आप देखेंगे वीडियोस तो आपको ईटीएफ के ऊपर ही फंडामेंटल वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि ईटीएफ के अंदर एक बहुत ही तगड़ा बाउंस बैक भी होता है। और इसके अंदर ईटीएफ के अंदर आपकी एक रेगुलर इनकम बनती रहती है। ठीक है, इसके अंदर रिस्क बहुत कम होता है, यानी ऑलमोस्ट 100% रिस्क फ्री होते हैं ईटीएफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए जो नए नए जो मार्केट के अंदर आते हैं उनको ईटीएफ के ऊपर, सबसे पहले ईटीएफ के ऊपर ही इन्वेस्टिंग करना चाहिए। ईटीएफ स्टॉक्स के ऊपर उसके बाद करना चाहिए। अगर मैं बात करूं, अगर ईटीएफ के शोले जो हमने एक रेगुलर इनकम के लिए बनाया था, ये देखें, ये देखिए आप जो 30 है, इनको मैंने ये कहा है कि यदि आप ईटीएफ के अंदर जब प्रॉफिट आप निकालना स्टार्ट कर दें, जैसे सपोज आपके पास 10 लाख का फंड है और 10 लाख में आपने कुछ प्रॉफिट निकालना स्टार्ट कर दिया, जैसे मान लीजिए 10,000, 20,000, 50,000, तो आप अपने प्रॉफिट को आप ईटीएफ के जो शोले हैं इनके अंदर आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके उनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो अगर प्रॉफिट का पैसा अगर इन स्टॉक्स के अंदर जाएगा, तो इनको आप 30 साल तक, क्या मैं कह रहा हूँ 40 साल तक भी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी आप छोड़ सकते हैं उनको। लेकिन आप अगर अपनी जेब का पैसा अगर आप लगाएंगे, मान लीजिए 10 लाख रुपए आपने इन स्टॉक में लगा दिए और वो अगर 20% नीचे गिर गया, तो इसका मतलब आपका 2 लाख का पोर्टफोलियो तो एकदम डाउन हो गया। तो आप घबरा जाएंगे और उसके बाद आप मार्केट से बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे। मार्केट आपको इतना डरा देगी कि ये समझ लीजिए कि कोई सेक्टर ऐसा होता है कि जो बिल्कुल धराशायी हो जाता है, वो इतना डराता है कि आप भागना स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ स्टॉक में आप लॉस लेके जब निकलेंगे, तो आपको फिर एक मोटिवेशन नहीं बनेगा। फिर आपको ये लगेगा कि आपने उनमें लॉस कर दिया, अब आपको कैसे रिकवर करना है, क्या करना है, तो आप पजल्ड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये इसीलिए कहना चाहता हूँ कि किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आप काम करते हैं, ठीक है, अगर आप काम करते हैं तो पहले, सबसे पहले आप ईटीएफ से, ईटीएफ में पहले इन्वेस्टर बनो। इन्वेस्टर बनने के बाद ईटीएफ में ट्रेडर बनो। अगर आप ईटीएफ में ट्रेडर बन जाते हैं, आप 5, 10 हज़ार, 20 हज़ार, अगर मान लीजिए महीने के आप 5 हज़ार भी निकालना स्टार्ट कर देते हैं, 3 हज़ार भी निकालना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ ना कुछ आप निकालना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस पैसे को आप ईटीएफ के शोलों में इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, मेरी बात आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे फ्रेंड्स कि मैं क्या कहना चाहता हूँ।
तो हम जो भी पैसा हम ईटीएफ के शोलों में लगाएंगे, यानी कि इसके अंदर जो स्टॉक्स के अंदर लगाएंगे, सबसे पहले हम ईटीएफ से पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, फिर उस प्रॉफिट को ही हम ईटीएफ के शोलों में इन्वेस्टिंग करेंगे। समझ गए फ्रेंड्स? इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से करना है। तो अभी हम सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर हमें स्टॉक्स के अंदर काम करना है तो देखो, ईटीएफ से तो हमने पैसा कमा लिया, और अगर हम इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें स्टॉक्स के बारे में भी पता होना चाहिए, फंडामेंटल पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ईटीएफ के बारे में नहीं पता है। देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ईटीएफ बहुत ही सिक्योर सिक्योर इन्वेस्टमेंट व्हीकल है स्टॉक मार्केट के अंदर, जो कि आप ये समझ लीजिए कि आंख बंद करके अगर किसी ने ईटीएफ के ऊपर, अच्छे टॉप क्लास के ईटीएफ के ऊपर अगर इन्वेस्टिंग कर दिया गिरते हुए, तो ये समझ लो कि वो बहुत जल्दी बाउंस बैक हो जाएंगे और उनको बहुत जल्दी प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स? ठीक है। तो आज का जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है वो है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से पहले ये चीज़ें चेक जरूर करें, वरना पछताना पड़ेगा। बिल्कुल, यदि आप स्टॉक के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, और अगर आपने ये चीज़ें अगर चेक नहीं की फ्रेंड्स, तो आप ये समझ लो कि सालों साल तक आप पछताते रहोगे। आप उसको होल्ड करके रखोगे, आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट से पहले स्टॉक में, खासकर स्टॉक में, मैं ईटीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, चाहे वो ईटीएफ के शोले हैं या कोई भी स्टॉक है। तो स्टॉक का पहले आप इन चीज़ों को आप समझे। तो आइए चलते हैं, हम समझते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको हमें चेक करना है। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी स्टॉक के अंदर यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली है फंडामेंटल, दूसरी है टेक्निकल। ठीक है। फंडामेंटल, अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी आपने मन बना लिया है कि भाई हमें स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, तो आंख बंद करके नहीं करना है। यदि आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप पछताएंगे। किसी के कहने पे नहीं करना है, कि आप किसी के कहने पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, किसी के कहने पे नहीं करना, और किसी के उसमें नहीं आना है आपको। ठीक है, चाहे आप टीवी के अंदर भी आप देख रहे हैं, चैनल, न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल में बताया जाता है कि ये वाला स्टॉक अभी ट्रेंडिंग चल रहा है। ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर भी आपको नहीं करना, क्योंकि आज वो ट्रेंडिंग चल रहा है ना, कल वो नॉन ट्रेंडिंग हो जाएगा तो आपका सारा फंड खत्म कर देगा वो। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो लोग स्टॉक्स के अंदर काम करते हैं ना, वो बहुत ही जल्दी करोड़पति बन जाते हैं और बहुत ही जल्दी रोड़पति भी बन जाते हैं। तो ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है यदि आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? तो देखो, इसको समझने के लिए आपको कोई भी आपको बहुत बड़ी एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कि आपको कोई डिग्री की ज़रूरत है। किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो कोई आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कि कोई आपको कॉमर्स डिग्री की ज़रूरत है, या आपको कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की ज़रूरत है, या आपको कोई भी एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो फ्रेंड्स कि आप बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक चीज़ें हैं जो समझनी है किसी स्टॉक को एनालिसिस करने से पहले। आपको कोई भी हाई लेवल का कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक कॉमन सेंस की ज़रूरत है। इन चीज़ों को आपको चेक करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले उसका ट्रेंड चार्ट आप चेक करें। देखो, एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, इसका टीसीएस का ले लेता हूँ एग्जांपल। जैसे सपोज टीसीएस है, ये महंगा स्टॉक है ज़रूर, लेकिन इसको, इसके ऊपर हम एक केस स्टडी कर लेते हैं आज। ठीक है, छोटी सी केस स्टडी है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है क्या। ठीक है, सबसे पहले इसको चेक करना है। किसी भी स्टॉक को चेक करने से पहले पहले आपको क्या करना है, जैसे आप स्क्रीनर के अंदर जा सकते हैं, स्क्रीनर के अंदर जाइए, मनी कंट्रोल के अंदर जाइए, आप जिस भी, जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो, इंफॉर्मेटिव जो एन ऑथराइज्ड, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की आप वेबसाइट के अंदर भी जा सकते हैं, एनएसई की वेबसाइट के अंदर जा सकते हैं, लेकिन हमें कुछ डेटा है ना इसके अंदर प्रॉपर मिलता है, एक वेल फॉर्मेटेड
डेटा मिलता है, इसलिए हम इसमें चेक कर लेते हैं। तो हम स्क्रीनर के अंदर जब गए हैं तो कंपनी के बारे में यहाँ पर आता है अबाउट द कंपनी। जैसे कोई भी कंपनी अगर आप यहाँ डालेंगे, यहाँ सर्च का ऑप्शन है, सर्च फॉर ए कंपनी, आप देखेंगे यहाँ पर सर्च। सबसे पहले तो आप स्क्रीनर को screener.com में जब आप जाएंगे तो ऐसा खुल जाएगा, तो उसको आप सोशल लॉगिन कर लीजिएगा, जैसे मेरे यहाँ पर आ रहा है, नाम आ रहा है, ऐसे ही आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद सर्च फॉर ए कंपनी, यहाँ पर आपको सपोज मैं करता हूँ TCS, मैंने किया तो ये देखो टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज अपने आप आ गया। ऐसे मैंने क्लिक किया तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए ये आ गया। अब उसके बाद क्या है कि कंपनी के बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इज द फ्लैगशिप कंपनी एंड ए पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप। अभी आपने देख लिया होगा कि टाटा ग्रुप का एक पार्ट है ये। ठीक है, कौन सा सेक्टर है ये? TCS एक IT सेक्टर है। IT services and consulting and business solutions organization that has been partnering with many of the world's largest businesses in their transformation journeys for over 50 years। 50 साल से ये कंपनी काम कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी लेगेसी है इसकी। ठीक है, ये कंसल्टिंग लेड कॉग्निटिव पावर्ड इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियोज ऑफ बिजनेस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस पे काम कर रही है। तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, मार्केट कैपिटल आप देखेंगे कितना तगड़ा मार्केट कैपिटल है। 12,94,588 का इसका मार्केट कैपिटल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि मार्केट कैपिटल भी चेक करना है। और चार्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो, ये 5 से 10 साल का चार्ट है। 10 साल का, एटलीस्ट 10 साल का चार्ट हमने यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, चार्ट देख के ही पता चल जाएगा आपको। ये देखिए, ये देख रहे हो शुरू शुरू में कितने का था? 1257 का था 10 साल पहले। कितने का था? 1257 का। अगर मैं 2015 की बात करूं तो 1257। और ये धीरे धीरे करके देखो, ये नीचे भी गया है, ऊपर भी गया है। कभी भी कोई भी स्टॉक है ना, एकदम से रॉकेट की तरह ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जाता कभी भी। ये अपने उससे जाता है, चाल से, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस चलते हैं। यानी कि इसमें बायर सेलर आते रहते हैं। कभी सेल ज़्यादा हो जाता है तो नीचे चला जाता है, कभी बायर आते हैं ज़्यादा, सेलर आते हैं। तो टाइम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है, स्टॉक की वैल्यू है, ऊपर बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये देखो बढ़ती जा रही है इसकी वैल्यू, ये बढ़ती जा रही है। देखो, एक लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो ये 10 साल पहले अगर ये 1200 रुपये का था, तो आज ये 3500 के आसपास हो गया। और प्लस ये डिविडेंड भी देता रहा होगा आपको। ठीक है, इसने डिविडेंड भी साथ के साथ दिया है। यानी कि अगर आपने इनिशियली आपने जो भी पैसा लगाया होगा, इसने डिविडेंड, ये 10 साल के अंदर आपको उससे पता नहीं कितना गुना पैसा ये डिविडेंड के फॉर्म में ही आपके अकाउंट में डाल देता है। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो इसीलिए सबसे पहले आपको इसका मैक्सिमम चार्ट देखना, उसका ट्रेंड चेक करना है। कोई ऐसा तो नहीं है ग्राफ की जैसे ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, रॉकेट की तरह जा रहा है, उसके बाद फिर नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है। तो वो बड़ी खतरनाक कंपनीज होती हैं जो इस तरीके का जिनमें बनता है। जैसे सपोज मैं TTML करता हूँ एक, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। एक और मैं स्क्रीनर खोलता हूँ, यहाँ पर मैं TTML करता हूँ, TTML। ठीक है, ये अब ये देखो फ्रेंड्स, दोनों को कंपेयर करके देखो, आपको ना अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। दोनों को कंपेयर आप करेंगे, ये वाला चार्ट और ये वाला चार्ट। देखो, ये भी टाटा की कंपनी है। ठीक है, लोग टाटा के नाम से एकदम से जो है ना कूद पड़ते हैं। लेकिन आपको देखो, ब्रांड ठीक है अपनी जगह पे है, लेकिन आपको फंडामेंटल जरूर चेक करना है। यदि आपने फंडामेंटल चेक नहीं किए तो ये समझ लो कि आप डूबने का खतरा है। अब ये देखो कितने सालों तक ये किस पोजीशन पे रहा है, ये नेसेंट पोजीशन, मतलब एक एक ऐसी पोजीशन, पेनी पोजीशन पे रहा है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कितने सालों तक ये पेनी पोजीशन पे रहा। पेनी पोजीशन के बाद इसने ऐसा तगड़ा रॉकेट की तरह ये गया ऊपर, ये देख रहे हैं, 263 रुपये पे गया। उसके बाद 263 से आज कितने पे चल रहा है? ये 60 रुपये पे चल रहा है। तो इसका मतलब है कि इसने कई गुना, कई गुना
लॉस का चंपत शेयर होल्डर्स पे लगा दिया है, या जो इन्वेस्टर्स हैं उन पे लगा दिया है। ये देखिए चंपत लगा दी इसने बहुत तगड़ी वाली, कि जिन लोगों ने लिया होगा ऊपर ही लिया होगा, कहीं किसी ने 200 पे लिया होगा, किसी ने 192, उन्होंने सोचा होगा और ऊपर जाएगा, ये बहुत ट्रेंडिंग होगा यहाँ पर, लेकिन इसने क्या किया, ये पूरा चंपत लगा दिया। तो ये बहुत ही वस्ट, इस तरीके का जो स्टॉक्स होते हैं बहुत ही वस्ट होते हैं, बहुत ही रिस्की होते हैं, जो समझ लो आपके फंड को खत्म कर देंगे और मार्केट में आपको हमेशा रुलाते रहेंगे। अब जिसने यहाँ पर लिया, मान लीजिए किसी ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा, ठीक है, तो उसके तो कितने, 20,000 रुपये रह गए। किसी ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो उसके तो समझ लो कि कितना रह गया, 20,000 रुपये रह गए उसके। ठीक है, तो इस तरीके के स्टॉक्स के अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे आप लोग क्या करते हैं कि ब्रांड का नाम लेके किसी के कहने पे, अरे ये चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा, ठीक है, अब चल जाएगा अब चल जाएगा, और उसके बाद क्या होता है कि वो आपके फंड्स का सत्यानाश कर देता है, और आपको हमेशा ये रुलाता रहेगा और आपको बैठा के रखेगा ये। ठीक है, फिर क्या होता है कि कई लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर कहते हैं और कोई एवरेजिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसमें इसके अंदर जिसने एवरेजिंग की होगी तो ये समझ लो कि वो लुट गया होगा, बर्बाद हो गया होगा, जिसने एवरेजिंग की होगी इसके अंदर। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, एजुकेशनली अवेयर करना चाहता हूँ, कि यदि आपकी नॉलेज स्टॉक मार्केट में कम भी है, तो भाई कॉमन सेंस से भी तो आपको देखना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, कॉमन सेंस तो होती है। ठीक है, आप हमेशा डेटा के ऊपर, आप डेटा के थ्रू आप एनालाइज किया करें। डेटा, अगर आप डेटा के थ्रू एनालाइज करते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखो मैं डेटा के थ्रू एनालाइज करता हूँ, इसलिए मैं मार नहीं खाता, मैं किसी पे विश्वास नहीं करता ऐसे कि किसी ने कह दिया कि आप ये ले लीजिए वो ले लीजिए ये ले लीजिए। मैं जो भी, अगर किसी भी स्टॉक के अंदर अगर मैंने इन्वेस्टिंग किया तो सबसे पहले मैं उसकी पूरी तहकीकात करूंगा। देखो जिस बिजनेस के अंदर अगर आप जा रहे हैं, यानी कि जो स्टॉक ले रहे हैं, चाहे मैं एक स्टॉक लूं, दो लूं, पांच लूं, सबसे पहले मैं उसकी तह तक जाऊंगा। तह तक जाने के बाद तब जाके मैं डिसीजन लूंगा कि भाई ये मुझे लेना चाहिए। ठीक है, आप ये, आपको क्या है कि एक प्रेशर हो जाता है कि अरे यार ये तो अब बाइंग पोजीशन पे है, अब इसको ले लेना चाहिए। भाई ऐसा है कि आप किसी भी प्रेशर में मत आइए, पहले आप रिसर्च कीजिए। ठीक है, अब ये टाटा कंसल्टेंसी का जो मैंने बताया है, कितना स्ट्रांग इसका फंडामेंटल है, आप देखिए। ठीक है, तो चार्ट का क्लियर हो गया। तो चार्ट, मैंने दोनों चार्ट आपको दिखा दिए हैं, तो चार्ट से ही आपको आधी चीजें पता चल जाएंगी। समझ रहे हो फ्रेंड्स? चार्ट से अब देखो इसका, अगर आप देखेंगे ना, मार्केट कैपिटल तो इसका भी ठीक है, पेनी के हिसाब से देखो ये स्मॉल कैप है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसका तो बहुत बढ़िया, 12,035 करोड़ रुपए कम नहीं होता है, लेकिन इसकी बुक वैल्यू है, ये सब चीज़ें देखो, डिविडेंड यील्ड माइनस है, बहुत सारी चीज़ें तो इसकी माइनस ही चल रही हैं। अब अगला ये समझ में आ गया, पहला वाला पॉइंट हो गया, मैं वन कर देता हूँ उसको। उसके बाद आगे मार्केट कैपिटल। आपको मार्केट कैपिटल आपको देखनी है कि मार्केट कैपिटल कितनी अच्छी है। अगर मार्केट कैपिटल किसी की अच्छी है ना, तो इसका मतलब है कि उसके पास मार्केट कैपिटल अच्छी है, यानी कि उसके पास कैपिटल अच्छी है, यानी कि वो सस्टेनेबल बिजनेस हो सकता है। ठीक है, मार्केट, सिर्फ मार्केट कैपिटल के बेसिस पे ही आप किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट कैपिटल अच्छी होनी चाहिए। अगर आप मार्केट कैपिटल जानना चाहते हो, तो मार्केट कैपिटल भी आप यहाँ पर क्या है, स्क्रीनर पे जाएंगे, आप क्या करेंगे, न्यू स्क्रीन करेंगे, यहाँ पर करेंगे कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अगर ग्रेटर देन क्या करेंगे, 1 लाख कर लो। ठीक है, 1 लाख, ये लो, 1 लाख करोड़ से ऊपर आ गई, ये आ गया, ये देखो 2,18,000 है। तो आपके सामने मार्केट कैपिटल आ गई, ये देखो।
1 लाख करोड़ से ऊपर की जो मार्केट कैपिटल है वो किस किस कंपनी की है, एकदम से आ गई है आपके सामने। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो मार्केट कैपिटल को समझना ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आता है डिविडेंड हिस्ट्री। सिंपल, ये समझ में आ गया होगा आपके मार्केट कैपिटल, इसको चेक करना मार्केट कैपिटल की 1 लाख करोड़ से ऊपर है नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी पेनी स्टॉक के अंदर जाएंगे ना तो उसकी कैपिटल होगी 21 करोड़, 25 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। तो वो पेनी स्टॉक्स होते हैं, वो आपके फंड को बर्बाद कर देंगे, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, कई कई बार आपके ब्रेन को, आपका ब्रेन वॉश किया जाता है कि भाई अगर छोटी कंपनी है तो उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी, वो ग्रोथ के लिए ज़्यादा चलेगी। ये, इस बात में सत्यता हो सकती है, यानी हाँ ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन आई कैन नॉट बिलीव, मैं इस पे पूरा विश्वास नहीं कर सकता कि कोई भी कंपनी, अगर ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है ठीक है मान लेता हूँ मैं, लेकिन जो कंपनी जिसका मार्केट कैपिटल कम है ना, तो उसके ऊपर विश्वास करना बहुत बहुत मतलब मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी प्रोजेक्ट उसका फेल हो गया ना, तो सारी मार्केट कैपिटल उसकी खत्म हो जाएगी, धराशायी हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ रहे हो? तो हमें ये भी स्टडी करना है कि इसका किस इंडस्ट्री में काम कर रही है, किस टाइप का काम कर रही है। उसके बाद आता है डिविडेंड हिस्ट्री। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी स्टॉक्स के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसकी डिविडेंड हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है कि 10 साल में, 20 साल में इसने कितना डिविडेंड दिया है। जैसे टीसीएस का है, सपोज मैं टीसीएस का भी वो कर लेता हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। तो टीसीएस में अगर मैं जाऊँ तो डिविडेंड हिस्ट्री कैसी है इसकी, ये देखिए यहाँ पर डिविडेंड हिस्ट्री पर शेयर इसने दिया है, डिविडेंड दिया हुआ है। अगर मैं जाऊँ नीचे तो 2004 से इसने डिविडेंड देना स्टार्ट किया था। ये देखो 3 रुपए दिया पर शेयर, 3.5 रुपए पर शेयर, ऐसे करके पूरा मैंने इसको नोट किया हुआ है। स्टडी कर रहा हूँ तो इसलिए नोट किया हुआ है सारा। ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये पूरा अभी तक का 2004 से लेकर और अभी तक 2025 तक हमने रुपीस पर शेयर हमने ये नोट कर लिया है। तो आप भी इसी तरीके से नोट करेंगे भाई उसकी डिविडेंड हिस्ट्री क्या है, क्योंकि होता क्या है ना, हम डेटा के ऊपर काम नहीं करते हैं, हमें डेटा के ऊपर काम करना है। ये ध्यान रखिए, अगर आप वास्तव में करोड़पति बनना चाहते हो ना स्टॉक मार्केट के अंदर, तो फ्रेंड्स डेटा के ऊपर काम करना सीखो। ठीक है, क्योंकि डेटा एनालिसिस ही आपको करोड़पति बना सकती है। समझ रहे हो? तो हमने पर शेयर इसको नोट कर लिया। नोट करने के बाद हमने ये चेक किया है, इसके बारे में अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आप, जो डिविडेंड कैलकुलेशन वगैरह ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने पूरी केस स्टडी दिखाऊंगा, बताऊंगा। टीसीएस की, इन्फोसिस की मैंने इससे पहले कर दी थी, आप टीसीएस की। तो ऐसे केस स्टडी के साथ हम आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, डिविडेंड हिस्ट्री पता कर ली, तीसरा पॉइंट हो गया। तो स्टॉक की डिविडेंड हिस्ट्री आपको नोट कर लेनी है, जैसे मैंने नोट किया ना, इसी तरीके से आपको मनी कंट्रोल वगैरह जो वेबसाइट्स होती है वहां से आप नोट कर लीजिए सारी हिस्ट्री। एनएससी की वेबसाइट पे सबसे ऑथेंटिक है, एनएससी की वेबसाइट है, एनएससी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिए वहां से डिविडेंड हिस्ट्री। और डिविडेंड हिस्ट्री मनी कंट्रोल जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उनके अंदर सही होगा। तो नोट कर लिया आपने। उसके बाद चौथा आ गया बोनस हिस्ट्री। आप बोनस हिस्ट्री भी अगर आप मनी कंट्रोल या आप जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो वहां से भी आप बोनस हिस्ट्री निकाल सकते हैं किसी भी स्टॉक की। तो सपोज मैंने टीसीएस की बोनस हिस्ट्री निकाल दी, उसको आपने निकाल दिया, जस्ट ए सेकेंड, बोनस हिस्ट्री। तो बोनस हिस्ट्री हमने जब निकाला इसको, तो हमने देखा कि 2006 में इसने एक के बदले एक दिया था। उसके बाद इसने 2009 में एक के बदले एक दिया और 2018 में एक के बदले एक दिया। तो यानी टीसीएस ने सिर्फ 3 बार दिया है बोनस।
और इन्फोसिस ने बहुत ज़्यादा बार दिया है फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि इन्फोसिस ने बहुत बार दिया था। उसकी केस स्टडी आप देख लीजिए, जो मैंने एक्सप्लेन किया आप देखेंगे उसके अंदर कि किस तरीके से 700 समथिंग रुपीस और 50 लाख रुपए बन गए 30 35 40 साल में। तो एक लॉन्ग टर्म में इतना बड़ा पैसा बनना, जबकि उसके अंदर कुछ नहीं किया था, सिर्फ इन्वेस्टिंग किए थे, 10 शेयर्स में इन्वेस्टिंग किया था और कुछ भी नहीं किया। और जो डिविडेंड आया था उससे स्टॉक्स को बाय किया था। ठीक है, बस इतना सा काम किया और इतने से काम ने इतना बड़ा फंड जनरेट कर दिया था। होता यही है, अगर आप लॉन्ग टर्म में फंड को जनरेट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको उन चीज़ों को होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है। अब जैसे 6 में है, 7 में 8 में इसने नहीं दिया लेकिन 9 में दिया। 9 के बाद देखो कितना लंबा इंतजार करना पड़ा है। 18 में फिर इसने दिया है, एक के बदले एक दिया। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या होता है कि अगर आप सिर्फ एक स्टॉक के भरोसे रहते हो ना, तो आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बिल्ड नहीं हो सकता। इसीलिए आपने 10 स्टॉक ले लिए ना, कुछ ऐसे होते हैं जो समझ लो कि हर दूसरे साल में बोनस देना स्टार्ट कर देते हैं, एक के बदले एक के बदले तीन, फिर स्प्लिट भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत एक्टिविटीज चलती हैं किसी भी स्टॉक के अंदर। जो बोनस और डिविडेंड देने वाले स्टॉक हैं उनके अंदर कुछ भी एक्टिविटी चलती है। इसलिए इस टाइप के जो स्टॉक्स हैं ना, वो एक्युमुलेट हम करते रहे तो समझ लो कि हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हो फ्रेंड्स। और जो मैंने 30 ETF के जो शोले हैं ना, आप इनको समझ लीजिए फ्रेंड्स, ये कौन कौन से स्टॉक हैं जो आपको करोड़पति बनाएंगे। ठीक है, एक पोर्टफोलियो जो मैनेजमेंट है ना, ठीक है, इसके थ्रू ही आप करोड़पति बन सकते हो। इसलिए एक अच्छा पोर्टफोलियो को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अब आ गया कैश फ्लो, पांचवा। देखिए, बहुत सारे लोग जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ना, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आपको बताना स्टार्ट कर देते हैं। वो पी रेशो वगैरह ये सब रेशो कैलकुलेशंस करते हैं। देखो अभी क्या है, मैं बहुत ज़्यादा रेशो वेशो पे नहीं आऊँगा, उतना ज़्यादा डेप्थ में कोई भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, ये चीज़ें जो है ना, ये फंडामेंटल है, इनको आप चेक कर लेंगे, इनसे ही पता चल जाएगा आपको कि भाई ये काम का है नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि पी रेशो का कैलकुलेशन करना, उसके बाद है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ROC परसेंटेज निकालना, ये सारी जो परसेंटेज, इनके पीछे बैकग्राउंड कैलकुलेशंस चलती है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि अगर कोई कैलकुलेशन करना जानता है वो एक एडेड एडवांटेज है, लेकिन बहुत ज़्यादा इतना अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है हार्ड एंड फास्ट की वो चीज़ें इतनी ज़्यादा गहराई तक जाना है। ठीक है, यहाँ तक भी अगर आप इसको भी, इन पॉइंट्स को भी अगर आप सीख गए, तो आप समझ लो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर मैं चलूँ नीचे, कैश फ्लो, तो सबसे पहले भाई ऐसा है कि अगर कंपनी, कैश फ्लो अच्छा है कंपनी का, मान लीजिए देखो कंपनी के पास कैश फ्लो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी अच्छी है, कि भाई कैश फ्लो चल रहा है, वर्किंग कैपिटल है उसके पास और कैश फ्लो उसका अच्छा है, पॉजिटिव कैश फ्लो है। तो देखिए, तो कैश कहाँ से आता है, इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आता है और फाइनेंशियल एक्टिविटीज से इनके कैश आते हैं। तो कैश फ्लो कभी भी माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। जैसे 2017 में माइनस रहा इसका कैश फ्लो, उसके बाद देखेंगे आप 21 में भी माइनस रहा और 23 में माइनस रहा कैश फ्लो। अब कैश फ्लो माइनस का मतलब ये नहीं है कि आप, कैश फ्लो माइनस का मतलब ये नहीं है कि आप इसको समझें कि ये अच्छी कंपनी नहीं है। ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं और हमारा पैसा आता नहीं है, लेकिन हमें उसको बुक करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कोई कंपनी है, उसने प्रोजेक्ट किया, अब प्रोजेक्ट का पूरा पैसा नहीं आया है, जबकि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ कंप्लायंसेस हैं जिसकी वजह से अभी पैसा आना है। तो वो क्या होता है कि अगर पैसा मान लीजिए इस साल नहीं आया, वो अगले साल आएगा, तो उसमें क्या होता है कि कैश फ्लो माइनस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो खर्चे होंगे ना वो तो हमें दिखाने ही पड़ेंगे जो खर्चे होंगे, लेकिन हमारा जो रेवेन्यू है वो आया नहीं टाइम से।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इस केस में क्या होता है कि कभी कभी कैश फ्लो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव कैश फ्लो का मतलब ये मत समझ लेना कि ये नेगेटिव हो गई है कंपनी। ठीक है, ऐसा नहीं है। ये नेगेटिव तब होता है जैसे मैंने जो रीजन आपको अभी बता दिया, नेट कैश फ्लो। आप इसका देखो, कैश फ्लो पॉजिटिव है। अगर कैश फ्लो किसी भी कंपनी का पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही अच्छी कंपनी है। ठीक है, ये कैश फ्लो हो गया। उसके बाद आता है फ्रेंड्स प्रॉफिट ग्रोथ। अब प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर हम चलते हैं। ये जस्ट सेकेंड, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है। ठीक है, ये स्क्रीनर के अंदर नेट प्रॉफिट के बाद आपको दिखाई देगा ये प्रॉफिट ग्रोथ। आपको दिखाई दे रही होगी 5 साल के अंदर 8%, बहुत बढ़िया माना जाता है। 5 ईयर्स के अंदर, 10 ईयर्स के अंदर 8-9% बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, इसको देखना जरूरी है। कई बार ये नेगेटिव भी होता है कई कंपनियों का, और कई कंपनियों का ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है नेट सेल प्रॉफिट ग्रोथ हो गया। उसके बाद है सेल्स ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ के अंदर भी हम देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ है, ये देखिए 5 साल में अगर 10% है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, CAGR को हम देखते हैं कि 5 ईयर्स के अंदर कितना 16% है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, 5-5 साल का देखना है, एक एक साल का नहीं देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। 8 पॉइंट। उसके बाद है एक्सपेंसेस। सेल्स ग्रोथ के बाद आ गया एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब थोड़ा सा इस पे भी नज़र मार लेते हैं हम। ये देखिए, अगर हम देखेंगे तो इसकी बोरिंग्स कितनी है, इतनी है। रिजर्व इसके पास कितना है, देखिए बहुत तगड़ा रिजर्व है इसके पास। ठीक है, रिजर्व आप देखिए कितना तगड़ा रिजर्व है। ठीक है, और टोटल लाइबिलिटीज कितनी है। अगर लाइबिलिटीज की हम देखें तो इनको देखो इक्वल करना पड़ता है। फिक्स एसेट भी इसका अच्छा है, और उसके बाद अदर एसेट्स कितने हैं इसके, ये हो गए। ठीक है, तो टोटल इसको बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे बोरोइंग, ये होती है बोरोइंग। यानी बोरोइंग का मतलब है कि ये डेट हो गया, लोन हो गया जी। कितना लोन है, 9,046 करोड़ का लोन है। बिना लोन के कोई कंपनी चलती नहीं है, वो हमें भी पता है। अब अगर ये लोन ये है, इसका बोरिंग ये है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है आप ये देखिए ना। इन्वेस्टमेंट हो गई 36,081 करोड़, और इसकी बोरिंग कितनी हो गई 9,000 करोड़, यानी 4 गुना इसके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं अभी। समझ रहे हो, तो इसका मतलब है कि कितना तगड़ा इसके अंदर है, बहुत पॉजिटिव है ये। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं एक्सपेंसेस हो गए, बोरिंग्स हो गई। उसके बाद है एसेट लाइबिलिटीज का, भी कर लिया हमने। 9-10 एसेट एंड लाइबिलिटीज हो गया। उसके बाद है प्रॉफिट का, हम देख लेते हैं एक बार। ये प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट इसका पॉजिटिव है, ये देखिए नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट है 46,099 करोड़ है। तो बहुत कंपनियों का माइनस भी होता है, प्रॉफिट नेगेटिव में चल रहा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। उसके बाद ब्रांड वैल्यू इसकी अच्छी है, मोनोपोली है। मतलब देखो, मोनोपोली कब कैसे पता चलता है, अगर वो उसकी शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा है किसी भी इंडेक्स के अंदर, तो वो मोनोपोली भी होती है। और दूसरी मोनोपोली वो होती है कि उस तरीके का जो काम है ना वो कोई नहीं कर सकता। जैसे CDSL है, तो उसकी एक मोनोपोली है। हिंदुस्तान जिंक की मोनोपोली है। तो ऐसे मोनोपोली वाली कंपनियां बहुत सारी हैं।
अब आता है फेस वैल्यू, नेट प्रॉफिट का भी हमने कर दिया है। 12, 13, 14, ठीक है। तो उसके बाद आ गया फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हम कहाँ से चेक करते हैं, ऊपर जाते हैं। फेस वैल्यू को चेक करने के लिए हमें यहाँ पर चेक करना है। देखिए कई बार ये 10 रुपीज़ होता है, यानी कि उसके स्प्लिट होने के भी चांस होते हैं, तो इसके अभी स्प्लिट होने के चांस नहीं है। ये सिर्फ बोनस शेयर्स दे सकता है बस। ठीक है, कई बार यहाँ पर 10 होता है ना, तो वो स्प्लिट होता है, तो उससे हमारी जो हमने स्टॉक्स लिए हैं उसमें क्वांटिटी ऐड हो सकती है। जैसे एक के बदले अगर मान लीजिए 10 स्प्लिट हो गया, जैसे टाटा स्टील के अंदर हुआ था, या बहुत सारी कंपनियों में ऐसा हुआ था कि स्प्लिट हुई थी वो। तो स्प्लिट होने के बाद क्या, स्प्लिट होने के बाद एक के बदले मान लीजिए 10 मिलेंगे, एक के बदले 5 मिलेंगे। तो उससे क्या होता है कि अगर हमारे पास मान लीजिए 10 स्टॉक है, तो अगर एक के बदले 10 हो गए तो सीधे 100 स्टॉक हमारे पास हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, फेस वैल्यू का पता चल गया। उसके बाद है नेट प्रॉफिट का, हमने बता दिया था। ईपीएस का समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ईपीएस मतलब हो गया अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर से पता चलता है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है। ये ईपीएस है। ईपीएस पॉजिटिव है इसका। अगर किसी भी कंपनी का अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि वो डिविडेंड पे आउट कंपनी है, यानी कि डिविडेंड दे रही होगी वो। और वो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है जिसका अर्निंग पर शेयर अगर पॉजिटिव है। ठीक है, इसका पॉजिटिव है, ये जरूर देखना चाहिए कि किसी का नेगेटिव तो नहीं है। उसके बाद आ गया आपका डिविडेंड पे आउट। अगर हम देखो टीटीएमएल का देख लेते हैं एक बार। टीटीएमएल, ये लीजिए। अब आप चलेंगे नीचे, इसको थोड़ा कंपेयर अगर करते हैं ना, ये देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट सारा नेगेटिव नेगेटिव चल रहा है। क्या आप इस तरह इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे क्या ऐसी कंपनी में? ये देखिए, ये सारा माइनस चल रहा है नेट प्रॉफिट। भाई, इसका मतलब है कि अपने आपको कुएं के अंदर डालना है। ये देख रहे हो? ठीक है, आ बैल मुझे मार। जो लोग सिर्फ इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, कि ट्रेडिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं बिना फंडामेंटल चेक किए, तो इसका मतलब वो कुएं में कूदना चाहते हैं अपने आप को। ये समझ लो कि जैसे सुसाइड करना होता है ना, उस तरीके का है। तो अब ये देखिए, ये माइनस ईपीएस जब ये इतना माइनस चल रहा है, तो कौन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा? कौन पागल होगा जो ऐसी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा? समझ रहे हो? ये चीजें तो मैंने आपको दिखा दी हैं। तो प्रत्येक पैरामीटर में पॉजिटिव आना चाहिए, तब जाके ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। मान लीजिए इसके 4-5 पॉइंट अच्छे हैं, लेकिन ये 4-5 पॉइंट अच्छे नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, आपके सारे पैरामीटर्स प्लस होने चाहिए, आपके फेवर में होने चाहिए। अगर फेवर में नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए आप। बहुत सारी कंपनियां हैं, दूसरी कंपनियां मिल जाएंगी। कोई ऐसे नहीं है कि ये आप कोई गैम्बल नहीं खेल रहे। ठीक है, ये आप एक बिजनेस को खरीद रहे हैं। चाहे आप एक स्टॉक खरीद रहे हैं, मैं ये कहता हूँ एक स्टॉक खरीद रहे हैं, दो खरीद रहे हैं, पांच खरीद रहे हैं, भाई अपना कीमती समय और अपना कीमती जो पैसा है वो लगा रहे हो ना आप, तो भाई सोच समझ के लगाओ ना, एनालिसिस करके लगाओ। ईपीएस का पता चल गया आपको। उसके बाद है सीएजीआर का, मैंने वैसे बता दिया आपको, लेकिन दोबारा से मैं बता देता हूँ सीएजीआर का। देखो डिविडेंड का भी है ना, ये डिविडेंड कितना देता रहा है। सीएजीआर का हो गया, देखिए ये कंपाउंडेड ग्रोथ सीएजीआर है। स्टॉक प्राइजेस सीएजीआर, अब आता है स्टॉक प्राइजेस सीएजीआर। ये देखिए 5 साल का देखेंगे आप, 16%, बहुत जबरदस्त है। कंपाउंडेड जो प्रॉफिट ग्रोथ है 5 साल का देखेंगे 8% है। 5 साल का देखेंगे आप 10% है। 5 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी है 44% है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा अब आप लोगों को। ठीक है, अब आपको मैं और भी चीज़ें दिखाता हूँ, ये देखो।
ये कैश फ्लो भी इसका नेगेटिव पॉजिटिव है। देखो कैश फ्लो का कोई वो नहीं है, कैश फ्लो तो ये किसी भी तरीके से बना लेगा कहीं भी। अगर मान लीजिए इसने इन्वेस्टर का पैसा लिया हुआ है, उसको कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया है, उसका ब्याज इसके पास आ रहा है, तो उससे भी ये बना सकता है, अपना कैश फ्लो पॉजिटिव बना सकता है। समझ रहे हो? ये देखो वर्किंग कैपिटल क्या है इसकी। ठीक है, बिल्कुल खराब चल रही है वर्किंग कैपिटल इसकी। अब आप देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज आप देखेंगे इसके अंदर और इसके अंदर। ये देखो यहाँ पर एफ आई आईज ने, यहाँ पर इसमें एफ आईज ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया ऑलमोस्ट। देखो 2% का इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, कितना है एफ आईज का? 12% का। तो फर्क नहीं है क्या? ठीक है, उसके बाद डी आईज इसमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस डी आईज इसके अंदर 10% इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी पैसा नहीं लगा हुआ है इसके अंदर। अब देख रहे हो, गवर्नमेंट ने कोई भी, गवर्नमेंट कहीं भी ऐसे स्टॉक के ऊपर पैसा नहीं लगाती है कि जो बहुत ही रिस्की होता है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट ने यहाँ पर पैसा लगाया, थोड़ा बहुत लगाया लेकिन लगाया है। ठीक है, अब पब्लिक का कितना है इसमें? 4% है इसके अंदर पब्लिक का। इन्होंने पब्लिक का पैसा इसके अंदर लगवाया है। समझ रहे हो? जैसे पब्लिक का मतलब आप जैसे लोगों का पैसा इसके अंदर लगा हुआ है और आप लोग फंसे हुए हो उसके अंदर। समझ रहे हो? ठीक है, इसने एफआईज की डिटेल भी नहीं दी है कि कौन एफआईज है इसके अंदर। प्रोमोटर्स हैं, ये देखो प्रोमोटर्स में टाटा वाले ही हैं सारे ये, टाटा सन्स वगैरह। तो ये प्रोमोटर, अब एक चीज़ ये बताओ, प्रोमोटर क्या करते हैं? प्रोमोटर तो अपना ब्याज लेते रहते हैं अपना। ठीक है, वो तो अपना इंटरनली अपने एक्सपेंसेस में अपनी सैलरियाँ निकाल लेते हैं, अपना सब कुछ कर लेते हैं, अपना प्रॉफिट कर लेते हैं, लेकिन लॉस किसको होता है? पब्लिक को होता है। फंसती कौन है? पब्लिक है ऐसी कंपनियों में। ठीक है, अब आप और चीज़ें, वर्किंग कैपिटल का मैंने दिखा दिया आपको। नेट इसका देखो, कैश फ्लो मैंने कहा ना, कैश फ्लो क्या है कि अगर पैसा, अगर पब्लिक का सारा दबा रखा है इसने, उसके बाद क्या है, इसने बैंक में जमा कर रखा है, तो उसके ब्याज से भी कंपनी चल जाती है। आप ये समझ के चलो, वर्किंग कैपिटल उससे भी आ जाती है, कैश फ्लो उससे भी पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये देखिए, एक मिनट है, जब आपको बैलेंस शीट भी बता देता हूँ कैसे देखना है। ये देखिए, ये बैलेंस शीट है, ये भी बैलेंस शीट है। अब इसके अंदर ध्यान रखना भाई, देखो सिंपल चीज है, जिस कंपनी की उधारी ज्यादा होगी, तो क्या वो आपको जो एज ए स्टॉक, जो आप इन्वेस्टर हैं, क्या पहले वो अपना उधार चुकाएगा या आपको देगा, आपकी ग्रोथ करेगा? बताइए जरा। पहले वो बोरोइंग कर चुकाएगा ना अपना, जो भी उसने उधार लिया हुआ है। ठीक है, डेट में है ये। तो अब ये देखिए ना कितना बड़ा डेट इसके ऊपर है, ये देखिए 19,817 करोड़ का ये लोन ले चुका है, मतलब डेट ले चुका है, यानी कि कर्जे में चल रहा है ये। ठीक है, और इसके पास इन्वेस्टमेंट्स कितनी है? सिर्फ 23 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है बस। और कितना ज़्यादा इसने जो है ना लोगों का, ये समझ लो कि बोरिंग ले रखी है। अब इसके अंदर अगर आप चलेंगे तो बोरिंग इसने भी ली है, देखो 9,046 करोड़ की बोरिंग है। लेकिन इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है? देखो 36,000, यानी कि 4 गुना इसकी इन्वेस्टमेंट है। समझ रहे हो फ्रेंड्स? ठीक है, तो ये भी इसका नेगेटिव पॉइंट है। अब आप इसके अंदर सारा ही नेगेटिव है। अब देखो 5 साल का देखेंगे -1% है इसको, इसका 5 साल का देखेंगे -1% है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। ठीक है, अगर स्टॉक प्राइजेस CAGR की बात करेंगे तो 98% इसका। देखो आप इस पे मत जाओ क्योंकि हमारी बहुत चीज़ें नेगेटिव हो चुकी हैं। इसने रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ है ही नहीं इसकी।
उसके बाद अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट कितना है इसका, इस कंपनी का नेट प्रॉफिट, जब भाई ये कंपनी ही नेगेटिव में चल रही है, जब इसका ईपीएस ही माइनस है, -6.53 है, तो ये आपको क्या देगी ये बताओ, जो पहले से ही कर्जे में चल रही है, पहले से दबी हुई कंपनी है। ठीक है, ये देखिए ईपीएस माइनस में है इसका। ठीक है, इसके चार्ट से भी आपको पता चल रहा है, ये लो 10 साल का चार्ट मैंने लगा दिया है। ये देखो, ये कंपनी आपको फंसा के रखेगी हमेशा। 5 साल का भी लगाऊंगा, ये देखो पूरा फंसा के रखेगी आपको। ठीक है, 3 साल का भी लगाऊंगा तो भी ग्राफ ये देखो फंसा के रखेगी आपको, 1 साल का लगाऊंगा तो भी फंसा के रखेगी। ठीक है, 6 मंथ्स में भी फंसा के रखेगी, 1 महीने में भी फंसा के रखेगी। तो ऐसी कंपनियों में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, चाहे कोई कुछ भी बोले आपको कि भाई इसका ट्रेंड चल रहा है, चाहे ये ब्रेकआउट क्यों नहीं हो रहा है। अब ये होता है चार्ट है ना, आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ चार्ट को देखते रहते हैं कि यार ये देखो ब्रेकआउट हो रहा है, ये उससे ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो नेगेटिव कंपनियां होती हैं ना, उनको उठाना स्टार्ट कर देते हैं कि वो पॉजिटिव होंगी, वो माइनस में। फ्रेंड्स, ऐसा कभी गलती मत करना कि कोई भी कंपनी का अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है ना, आप उस पर लगाना स्टार्ट कर दो, ऐसा गलती कभी मत करना, वो आपका सारा फंड है ना जीरो हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं कि इंडिकेटर क्या दिखाएगा साल भर का, ये देखो इंडिकेटर देख देख के करते हैं काम, कि अब ये ईएमआई 50 डीएमए और उसको देखते हैं, ये मूविंग एवरेज वाले को देखते रहते हैं, उसके हिसाब से करते हैं। तो इसके हिसाब से लॉन्ग टर्म को इसके हिसाब से करने की ज़रूरत नहीं है इतना। ये चीज़ें देखो टेक्निकल तब होगा जब फंडामेंटल स्ट्रांग होगा। अब क्या है कि आपने इसको पास किया फेल किया, ये बताओ, अब इन दोनों में से कौन पास है कौन फेल है, अब आप ही बताओ मेरे को। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड पास है, या टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड पास है, अब दोनों में से कौन पास है कौन फेल है। तो मेरे अकॉर्डिंग जैसा मैं सोच रहा हूँ, शायद वो भी डेटा के हिसाब से, क्या कहता है डेटा, क्या कहता है डेटा, कहता है टीसीएस पास है, और ये बिल्कुल फेल है, बहुत ज़बरदस्त फेल है ये, फेलियर है ये। तो हमने कंपेयर कर दिया। ठीक है, दो कंपनियों का हमने पूरा आपको एनालिसिस करके हमने दिखा दिया है कि किस तरीके से एक कंपनी वर्स्ट कंपनी हो सकती है फंडामेंटली, और एक कंपनी स्ट्रांग हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये मैंने 15 पॉइंट आपको दिखाए हैं। आप किसी भी स्टॉक के अंदर अगर जाएंगे तो ये 15 पॉइंट आप देख सकते हैं। एक एक दो पॉइंट और जो अगर कोई आपको लगता है मिसिंग है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि उसको भी हम यहाँ पर 16-17 पॉइंट ले लें। ठीक है, अब आता है टेक्निकल। जब फंडामेंटल स्ट्रांग है तो उसके बाद फिर आता है टेक्निकल। अब टेक्निकल के अंदर हम क्या देखते हैं, देखिए वैसे लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा टेक्निकल देखने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करते हैं, 1 साल का, ठीक है, हमने 1 साल का उठा दिया। अब आप देखेंगे आरएसआई के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर आरएसआई। ठीक है, आरएसआई के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देखिए 40 से नीचे इसका मतलब ओवर सोल्ड जोन में चला गया, 40 से नीचे, और 60 से ऊपर ओवर बॉट जोन के अंदर चला गया। ठीक है, ओवर बॉट हो गया है 60 से ऊपर आरएसआई, और 40 से नीचे, यानी 30 से नीचे, अगर स्टॉक के केस में देखें तो 30 से नीचे ओवर सोल्ड जोन में चला गया। तो जब ओवर सोल्ड जोन में वो चला जाता है, तो हमें देखना पड़ता है कि भाई इसको लिया जाए या नहीं लिया जाए। उसके ऊपर भी हमें फिर दोबारा से हमें फंडामेंटल रीचेक करना पड़ता है उसको, उसके बाद फिर हम दे सकते हैं उसको। डीएमए में जैसे 50 और 200 का देखा जाता है कि भाई 250 को कब ब्रेक कर रहा है नीचे, 200 कब कर रहा है, तो हमें उसके हिसाब से अगर वो मान लीजिए बेरिश मोड पे जाने वाला है, तो ये इंडिकेटर आपको बता देता है कि बुलिश या बेरिश मोड पे जाने वाला है, तो आप थोड़ा सा उसको होल्ड कर लेते हैं।
अगर मान लीजिए आज आप मान लीजिए 10 स्टॉक लेने की सोच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको फिर थोड़ा होल्ड करेंगे और फिर एक एक करके लेंगे उसको। ठीक है, आपको पता चल गया बेरिश मोड पे जाने वाला है, तो आप एक एक दो दो करके लेंगे, एकदम से 10 नहीं लेंगे। ठीक है। और उसके बाद तीसरी चीज़ है चार्ट। तो चार्ट, वन डे का जो चार्ट होता है वो हमें देखना पड़ता है कि भाई चार्ट क्या बता रहा है। ठीक है, इसके अंदर कैंडल्स कहाँ जा रही है, तो चार्ट के अंदर तो ये दो ही चीज़ें हैं। मैक्सिमम तो हम दो ही चीज़ें देखते हैं, आरएसआई और डीएमए देख लेते हैं बस। ये दो चीज़ें बहुत है टेक्निकल उसके लिए। तीसरा वॉल्यूम देख लेते हैं बस। ठीक है, टेक्निकल कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, टेक्निकल बहुत आसान है। अब क्या कि 50 चीज़ें अगर आपको टेक्निकल के अंदर अगर कोई बताएगा तो आप ऑलरेडी कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत सारे इंडिकेटर हैं ऐसे, ये समझ लो 50 100 से ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं। अब 100 के 100 इंडिकेटर्स को अगर आप स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे तो आप पजल्ड हो जाएंगे। तो इसलिए एक दो इंडिकेटर बहुत है जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी दिखाते हैं। ठीक है। तो मैंने फंडामेंटल और टेक्निकल के बारे में भी आपको बता दिया है कि फंडामेंटल में 15 पॉइंट होते हैं, टेक्निकल में 3 4 पॉइंट होते हैं। तो अब चलते हैं हम टीसीएस की केस स्टडी पे। सपोज मान लीजिए कि 2004 में, यानी 26 साल पहले आपने सपोज 10 स्टॉक लिए थे। अ, मैं ये सोचता हूँ कि 100 स्टॉक आपने लिए सपोज। ठीक है, 26 साल पहले यानी 2004 की बात थी, उस समय शायद 17,900, 17,900 मैंने 10 स्टॉक के बारे में किया था। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 100 स्टॉक्स का मैं ले लेता हूँ, क्योंकि 100 स्टॉक्स ठीक होते हैं कि आपने धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर दिए। ठीक है, जैसे 2004 में आपने मान लीजिए कि एक साथ नहीं लिया, पूरे साल भर में आपने 100 स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर दिया, जबकि बहुत 179 के आसपास ये स्टॉक था। और 2000 अगर चार की अगर मैं बात करूँ तो उस समय एवरेज जो सैलरी होती थी, अगर सपोज एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी है ना, तो उसकी भी सैलरी 2004 में अगर मैं बात करूं 2004 की, तो उस समय 3500 से 5000 के आसपास होती थी। तो अगर सैलरी अगर 5000 के आसपास होती थी उस समय, 5000 6000 7000 ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर की, यानी कि एक बहुत ही, एक क्लर्क क्लर्क की मैं बात कर रहा हूँ, एक क्लरिकल जॉब में। तो क्लरिकल जॉब में जब सैलरी 3500 4000 के आसपास होती थी, तो उसके लिए महीने में 179 रुपीज़ निकालना महीने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, 200 300 500 रुपये निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी महीने में, वो इन्वेस्टमेंट कर सकता था। तो 26 साल पहले अगर मान लीजिए उसने दो दो तीन तीन स्टॉक भी अगर लेने स्टार्ट कर दिए, तो सपोज साल भर में उसने 100 स्टॉक ले लिए किसी भी तरीके से कि टीसीएस के मैं 100 स्टॉक लेके और छोड़ दूंगा उसको। तो उसने इसको छोड़ दिया। ठीक है, 100 स्टॉक लेके छोड़ दिया। अब वो है क्लर्क। ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं ली, उसने ये सोचा कि भाई टीसीएस एक अच्छी कंपनी है, तो मैंने 100 स्टॉक लेके इसको छोड़ देना है। तो अब 100 पे हम कैलकुलेशन करेंगे, मैंने 10 पे किया था तो थोड़े बहुत मुझे चेंज करने पड़ेंगे। तो 100 पे उसने जब 100 स्टॉक्स लिए 2004 में, तो अब क्या हुआ है, 2006 में एक के बदले एक दिया इसने। ठीक है, एक के बदले एक दिया, तो इसका मतलब 2006 में कितने हो गए, ये 200 हो गए हैं उसके। कितने हो गए फ्रेंड्स, 200 हो गए, 100 के 200 हो गए, एक के बदले एक। अब उसके बाद 2009 में, 2009 में एक के बदले एक हो गया, तो यानी 400 हो गए। अब कितने हो गए उसके पास, 400 हो गए। ठीक है, 400 के बाद अब उसके पास कितने हो गए, 2018 में फिर एक के बदले एक दिया उसने, तो यानी 800 हो गए। ठीक है, उसने कुछ भी एडिशनल नहीं किया, सिर्फ 100 लिए हुए थे, उसी से इसके 800 तक पहुंच गए अपने आप। उसने कोई सेल नहीं किया, सिर्फ बाय किया। और हो सकता है कि उसने इसके बीच में दौरान जब मार्केट नीचे गई होगी, होगा लिए होंगे या नहीं लिए होंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ 100 लिए। हो सकता है बीच में उसे कुछ वो ना मिला हो, टाइम ना मिला हो, उसने छोड़ दिए बस। तो आठ, कितने हो गए, 800। सेल परचेज नहीं करने, सिर्फ लेना है और उसको छोड़ देना है। ठीक है, सेल तो करना ही नहीं है, सेल तो उसने किए ही नहीं है।
अब उसके बाद डिविडेंड में मैं चलता हूँ। डिविडेंड भी मिला। ठीक है। अब मैं डिविडेंड की बात करता हूँ। ये तो बोनस शेयर्स हो गया कि उसके जो 100 थे वो 800 हो गए। ठीक है। अब मैं चलता हूँ बोनस, सॉरी, डिविडेंड में। डिविडेंड में अब चलता हूँ डिविडेंड में। देखो, डिविडेंड में ये कितने थे, 100 थे उसके। ये 100 थे, ये 100 थे, ये 100 थे, 100 थे, ये 200 हो गए, ये 200 हो गए। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। 400 हो गए। फ्रेंड्स 800 हो गए अभी तक, मतलब उसके पास समझ 800 के आसपास है। ये 800। ठीक है। ये 800 हो गए तो टोटल अब देखेंगे कि उसको डिविडेंड कितना कितना मिला है इन स्टॉक्स के हिसाब से। देखो उसको अगर 2004 में उसको 3 रुपए पर शेयर मिला तो 300 रुपये हो गए। 100 थे उसके पास, 300, ऐसे करके हमने कैलकुलेशन टोटल कर दिया है। ये देखिए, इतना पैसा उनके अकाउंट में आया। तो अगर हम ये टोटल कर लेते हैं एक बार, ये टोटल कर लेते हैं इसको, कि टोटल उसके अकाउंट में कितना आया है 26 साल में। तो इसको कर लेते हैं। 7,93,000 आया। ठीक है, 7,93,000। एक बार कैलकुलेट ऐसे कर लेते हैं। 7,93,000। एक एवरेज, जो स्टॉक की एवरेज थी 26 साल में, जो 1929 की एवरेज हमने निकाली है। ठीक है, एवरेज निकाल दी है कि 2004 में 179 रुपए का था। ठीक है, फिर 240 हुआ, ऐसे करके फिर 300 हुआ, ऐसे बढ़ता गया। ये कभी कम भी हुआ था, 168 हो गया था 2008 में जब मार्केट क्रैश हुई थी, तो 168 भी हो गया था। तो कम ज़्यादा ऐसे होता रहा, लेकिन एवरेज इसकी 1929 हो गई। तो इसका मतलब 400, अगर हम देखेंगे तो 400 स्टॉक और उसने एक्यूमुलेट कर दिए, 400 के आसपास, 411। तो यहाँ पर मैं 411 और कर देता हूँ, एक्यूमुलेटेड 411। ठीक है, 411 और, तो टोटल कितना हो गया, 1211। 1211 हो गया। ठीक है, 1211 हो गया। आज इसकी वैल्यू कितनी है, 3578 वैल्यू है। कितनी है फ्रेंड्स, 3578। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि बीच में उसने कोई भी स्टॉक अपने आप से नहीं लिया, उसने जो डिविडेंड आया था उसी से उसने स्टॉक भी खरीद लिया था। ठीक है। 100 उसने पहले लिए थे, इनिशियली ले लिए थे 2004 में। उसके बाद जो भी स्टॉक उसने एक्यूमुलेट किए वो सारे डिविडेंड से एक्यूमुलेट किए, तब जाके ये टोटल उसके 1211 स्टॉक उसके बन गए। अब उसके पास आज की डेट में कितने स्टॉक्स हैं टीसीएस के, अगर उसने 100 स्टॉक 26 साल पहले लिए तो 1211 स्टॉक हो चुके हैं उसके पास। अब 1211 जो स्टॉक है, अगर आप 3578 से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, आप देखिए आपके सामने। कम से कम 43 लाख के आसपास आ रहा है। तो आज उसका जो पोर्टफोलियो है 17,900 से, ठीक है, 17,900
ये कम भी हो सकता था क्योंकि 2004 में 179 से नीचे भी गया था, 168 भी गया था उससे। तो ये 15,000 का एवरेज आप लगा लीजिए, समझ लीजिए 15,000, 15,000 की इन्वेस्टमेंट में उसने लगभग 50 लाख रुपए के आसपास बना लिया। 45 40 लाख रुपए आप समझ लीजिए, चलो इसको 40 से 45 के बीच में उसने इतना पैसा एकुमुलेट कर लिया। तो आज भी अगर किसी के पास 50 लाख रुपए है ना फ्रेंड्स, एक स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, एक स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, अगर उसने 10 स्टॉक में अगर मान लीजिए 20 15 15 हजार रुपए अगर उसने इन्वेस्टिंग किए होते, जैसे इन्फोसिस हो गया, ये तो टीसीएस का है, इन्फोसिस हो गया, तो इन्फोसिस में भी मैंने केस स्टडी आपको बताई है। ठीक है, टोटल, ठीक है, तो टोटल एसेट उसका कितना हो जाएगा, उसके अंदर भी 50 लाख हो गए। और सिर्फ 760 रुपये सिर्फ लगा के, अगर 760 की जगह पे इसी तरीके से अगर 10,000 रुपये अगर इन्फोसिस में लगाए होते, तो आप लगा लो 10 टाइम्स लगा लो, तो इसका मतलब 5 करोड़ का पोर्टफोलियो हो जाता उसका। इन्फोसिस के अंदर तो 5 करोड़ का पोर्टफोलियो हो जाता 40 ईयर्स के अंदर, लगभग 35 to 40 ईयर्स के अंदर। यहाँ पर 26 साल में इसका 50 लाख का पोर्टफोलियो तैयार हो रहा है। ठीक है, 50 लाख का एसेट तैयार हो रहा है इस स्टॉक के अंदर, टीसीएस के अंदर। इन्फोसिस के अंदर अगर इतना ही पैसा लगाता तो 5 करोड़ मिनिमम हो जाता, तो 5.5 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया सिर्फ 2 स्टॉक में। ऐसे 10 स्टॉक के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की, सिर्फ 1 लाख रुपए अगर लगाया होता, तो आप ये समझ लो कि 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बिल्कुल तैयार था। ठीक है, 30 साल 35 साल के अंदर, समझ रहे हो फ्रेंड्स। तो मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि जो जिनकी सैलरी बहुत कम है ना, जैसे सपोज 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये सैलरी बहुत कम है। देखो खर्चा आप लोग बहुत करते हो, खर्चा बहुत करते हो आप लोग, खर्चे में कोई भी कमी नहीं होती है। दिल खोल के आप लोग खर्चा करते हो, लेकिन दिल खोल के ना आप लोग इन्वेस्टिंग नहीं करते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 2 केस स्टडीज बताई हैं। इसी तरीके की केस स्टडी लेके मैं दोबारा आऊँगा और आपको बताता रहूँगा। ठीक है, और तब तक बताता रहूँगा जब तक कि आपके दिमाग के अंदर इन्वेस्टिंग, जब तक आपके दिमाग के अंदर जो इन्वेस्टिंग है ना वो समझ में ना आए। अगर जिस दिन वो समझ में आ गई ना इन्वेस्टिंग का, तो ये समझ लो कि मेरी लर्निंग बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई। और मैं ये समझता हूँ कि अगर 5,000 सब्सक्राइबर मेरे पास है ना, अगर उसमें से 100 लोग भी, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है कि 100 लोग, कुछ लोग इसको स्किप कर जाते हैं, कुछ लोग इसको सीरियसली लेते नहीं हैं। तो जो लोग इसको सीरियसली लेते हैं ना और उन्होंने अगर इन्वेस्टिंग कर दी, मैं कहता हूँ कि वो क्लर्क हैं। ठीक है, बहुत बड़े नहीं हैं। क्योंकि इसके अंदर ना मजे की बात यह है कि जो आदमी क्लर्क होगा ना वही आदमी करोड़पति बनेगा। जो आदमी, अगर आप में से जो लोग, जिन लोगों की सैलरी बहुत कम है ना, तो आप ही लोग करोड़पति बनेंगे। और जो लोग सीरियस नहीं है, जिनकी सैलरी सही है, 1 1 लाख रुपए सैलरी, 2 2 लाख रुपए वो लोग सैलरी लेते हैं, वो क्या सीरियस होते हैं, नहीं होते वो सीरियस। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जो क्लर्क थे, आज उनका जो पोर्टफोलियो 5 5 करोड़ का पोर्टफोलियो, वो क्लर्क थे। और जो सुपरिटेंडेंट थे, जो लोग ऑफिसर थे, आज वो लोग रिटायरमेंट के बाद जो है ना क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ अपनी पेंशन ले रहे हैं बस। और जो क्लर्क लोग हैं वो 5 5 करोड़ के पोर्टफोलियो से गेम खेल रहे हैं। समझ रहे हो फ्रेंड्स। तो देखो, ये आपकी माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि लॉन्ग टर्म में आप किस तरीके का, देखो प्रेजेंट आपका हो सकता है कि आपका लेवल कम हो, प्रेजेंट में फाइनेंशियल लेवल आपका कम हो, लेकिन भविष्य में आप उन लोगों को सबको पछाड़ सकते हो अगर आप प्रॉपर तरीके से आप इन्वेस्टिंग करते हो। समझ रहे हो फ्रेंड्स। एक 25,000 रुपये लेने वाला भी ना करोड़पति बन सकता है फ्रेंड्स। हमने यही गलती की है, हमने टाइम से, देखो बहुत सारी चीज़ें थी, हमने ये समय से नहीं सीखी चीज़ें, जबकि हम एजुकेशन के ऊपर ना बहुत ध्यान देते रहे कि हमें बीएससी करना है, एमएससी करना है, उसके बाद एमबीए करना है, फिर फलाना करना है, ये करना है, वो करना है। तो हम अपना जो पैसा है ना वो एजुकेशन के मतलब डिग्रियों के ऊपर हम डालते गए, डालते गए। अगर जितनी हमने डिग्रियों के ऊपर पैसा डाला है ना, इतना अगर हम इन स्टॉक्स के ऊपर डाल देते ना, तो वो जो डिग्रियां हमने ली है ना उससे पता नहीं कई लाखों गुना पैसा हमारे पास आज हमारे अकाउंट के अंदर होता।
तो मैं ये नहीं कहना चाहता, आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता कि आप लोग डिग्री मत लीजिए। देखो, प्रोफेशन से हमारा देश चलता है, अलग अलग प्रोफेशन अगर होते हैं तब देश चलता है। मान लीजिए एक डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर बनना चाहिए, जो लोग डॉक्टर हैं। इंजीनियर हैं तो इंजीनियर बनना चाहिए, क्योंकि उनके काम अलग अलग हैं। हर आदमी इन्वेस्टर नहीं बन सकता, ठीक है। मतलब फुल टाइम नहीं बन सकता कि आपको फुल टाइम इन्वेस्टर ही बनना है, क्योंकि अगर आप फुल टाइम इन्वेस्टर बनेंगे तो बहुत सारी एक्टिविटीज जो देश की हैं वो रुक जाएंगी। अब कोई सिविल इंजीनियर है, अगर वो सिविल इंजीनियर अगर फुल टाइम इन्वेस्टर बन जाएगा, वो सिविल इंजीनियरिंग छोड़ देगा, तो हमारे डैम ब्रिज, हमारी रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन है कैसे चलेंगी। तो इसीलिए आपको जो अपना प्रोफेशन है उसको आप परस्यू कीजिए, अपने प्रोफेशन को मत छोड़िए। अगर आप कहीं मीडिया से हैं तो मीडिया का आप काम कीजिए, अगर आप सिविल इंजीनियर है तो आप सिविल इंजीनियर का काम कीजिए। आप अपना काम, जिस चीज़ के लिए आप बने हैं इस दुनिया में, वो काम आप कीजिए। आप कलाकार हैं तो आप कलाकार करिए, आप सिंगर हैं, जो भी हैं। जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रिंसिपल है ना, वो एक पार्ट टाइम होता है। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, ये पैसिव इनकम होती है फ्रेंड्स, ये कोई फुल टाइम नहीं होती है। जो लोग फुल टाइम इसको काम करना चाहते हैं ना, वो रिटायरमेंट के बाद कर लेते हैं काम, ठीक है। जैसे हम लोग भी हैं तो हम लोग भी इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं। भाई, जॉब तो करनी है ना, जॉब के साथ साथ ये करना है, या कोई ना कोई काम धंधा तो करना पड़ेगा। सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। बच्चों की एजुकेशन है, घर के खर्चे हैं, ये सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए तो चाहिए ना भाई। तो इसीलिए आप लोगों से ये बड़ी मेरी निवेदन है, बड़ा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि आपकी सैलरी कम है ना, तो आप डिस्करेज मत होइए। आप हम लोगों से भी अच्छा पोर्टफोलियो आप तैयार कर सकते हैं। सिर्फ आपको ईटीएफ के शोले हैं ना, आप इनको अच्छे से एनालिसिस कीजिए, स्टडी कीजिए, और इसके अंदर एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं कहता हूँ कि यदि आपकी एज 25 साल है ना, तो 50 साल में जाके आपके पास 10 करोड़ रुपए पक्का होंगे, ठीक है। मैं डेटा को आपके सामने क्यों प्रेजेंट करता हूँ फ्रेंड्स? मैं डेटा को इसीलिए आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि डेटा बोलता है। अगर मैं प्रवचन देना स्टार्ट कर दूं ना स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो प्रवचन से ना बहुत लोग खुश हो जाएंगे, ठीक है। बहुत लोग खुश हो जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और वो सब झूठी बातें बोलने से कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। हमें सच्ची बातें प्रेजेंट करनी है जो एक्यूरेट होंगी, एग्जैक्ट होंगी, क्योंकि इसी से ही पैसा बनता है। उन चीज़ों से पैसा नहीं बनता हवा में बातें करने से, ठीक है। उसमें उन लोगों के लाइक आएंगे, लोग सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है? कुछ नहीं है। वो लोग तो यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, कोई बात नहीं, कमाने दो यार। लेकिन आप लोगों को भी तो ध्यान रखना है भाई कि कौन चीज़ ऑथेंटिक है, कौन सी नहीं है, ठीक है। किस चीज़ पे मुझे करना है, आप अपनी नॉलेज को तो शार्प करो, ठीक है। अपनी नॉलेज को पहले शार्प करो। जब आपकी नॉलेज शार्प हो जाएगी ना, तो आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग के लिए ये समझ लो, ईटीएफ के जो शोले हैं ना, उसके ऊपर भी मैं इन्वेस्टिंग करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं उन चीज़ों को ज़्यादातर देखो, जो प्राइवेट रखूंगा, उन वीडियोस को, जो जो लोग प्राइवेटली अगर उन वीडियोस को देखना चाहते हैं, ईटीएफ के शोले खासकर स्टॉक्स का, ठीक है। तो वो एक मेंबरशिप का लॉगिन होगा। आप उस मेंबरशिप के लॉगिन में बहुत, देखो, इतना आप स्टॉक मार्केट से कमा लोगे, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। वो जो ईटीएफ के शोले हैं ना, उसके अंदर मैं ऐसी बेस्ट स्ट्रेटेजीज आपको बता दूंगा ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से कमा लोगे, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है कि एक लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से आपको चलना है फ्रेंड्स, ठीक है। ईटीएफ के जो शोले हैं, जो केस स्टडी में बता रहा हूँ ना आपको, ठीक है, ये जो केस स्टडीज जो बता रहा हूँ ना, इसमें जो रियल टाइम जो इन्वेस्टिंग करूंगा ना लॉन्ग टर्म में, देखो, वो लॉन्ग टर्म में मैं करूंगा ईटीएफ के शोले। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि स्टॉक्स आपको करोड़पति बना सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म में करोड़ों का जो प्रोफाइल आपका बनेगा ना, पोर्टफोलियो बनेगा, वो स्टॉक से बनेगा। फ्रेंड्स, ईटीएफ से करोड़ों का पोर्टफोलियो बनना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर जो चाल होती है बड़ी धीरे 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 होती है, उसमें बोनस नहीं मिलता। इसके अंदर बोनस मिलता है, स्टॉक स्प्लिट होता है, क्वांटिटी बढ़ती है। तो ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, मैं ये एक सच्चाई बताना चाहता हूँ आपके सामने,
ठीक है, लेकिन स्टॉक्स आर रिस्की, बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। ईटीएफ रिस्की नहीं होते। ईटीएफ से आप पैसा कमा सकते हैं, एक बड़ा फंड लगा के आप कमा सकते हैं, फिर उसी फंड को आप स्टॉक्स के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस यही है। इसीलिए हमने ईटीएफ बिजनेस स्कूल हमने इसलिए स्टार्ट किया है, क्योंकि ईटीएफ के ऊपर सिक्योर जो प्रॉफिट होता है ना, सिक्योर करते हैं आप अपने प्रॉफिट को, कि भाई हम अपने प्रॉफिट को जब सिक्योर करते हैं, उसके बाद उस प्रॉफिट को निकालने के बाद तब हम लगाते हैं स्टॉक्स के ऊपर। यानी कि हम एक रिस्क को, बहुत कम रिस्क से पैसा कमाना है, और उसके बाद उस कमाए हुए पैसे को हमने थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क में डालना है, कंपाउंडिंग के अंदर डाल देना है। समझ रहे हो? यही हमारा प्रोसेस है, और इसी को हम करेंगे। और अगर आप मेंबर्स बनना चाहते हैं, अगर आप प्राइवेट वीडियोस आप देखना चाहते हैं ईटीएफ के शोले, तो आप उसमें लॉग इन कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखो कितना, कम से कम 50 लाख के आसपास, 43 लाख के आसपास इसके अंदर बन गया 26 साल में। ठीक है, जबकि इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 15,000, 17,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट हुआ। अगर मान लीजिए कि इन केस वो क्वार्टरली, अगर मान लीजिए एक एक स्टॉक भी लेता रहता है, क्वार्टरली वन वन स्टॉक करके लेता रहता है, तो 100, आप ये समझ लो कि 104 और आप ऐड कर दो इसके अंदर, तो 1300 के आसपास हो गया। तो 1300 इंटू, हम्म 1300, 1211 इंटू 104 हो गया। तो 1211 इंटू 104 कितना हो गया, 1211, सॉरी प्लस 104, तो आपका हो गया 1315। ठीक है, 1315 हो गया। अब 1315 में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये लो। ठीक है, तो 50 लाख के आसपास हो गया, समझ। तो 50 लाख का आपका पोर्टफोलियो तैयार हो गया, यानी कि 15-20 हज़ार रुपये आपने लगाया, और 50 लाख का पोर्टफोलियो हो गया। इसमें आपने कोई भी ज़्यादा इतना, कोई भी ज़्यादा झंझट लेने की जरूरत नहीं थी इसके अंदर। ठीक है, मार्केट नीचे गई, ये देखो कितना इसने डराया, 2008 में तो क्रैश हो गई थी, ऐसे लग रहा था कि ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप रेट की बात करेंगे ना, तो रेट में फ्लक्चुएशन हुआ है रेट के अंदर। अगर मैंने ये रेट ऐसे लिखे हुए हैं रेट, लेकिन ये 179 था, 200 था, फिर 300 हुआ, फिर 203 हुआ, 300 से देखो, फिर 168 हो गया, ये देखिए। ठीक है, फिर 380 हो गया, दोबारा से पिकअप कर लिया इसने, 580 हुआ, फिर 500, 625 हुआ, 700 हुआ, 1300 हुआ, ऐसे करके इसके रेट भी हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर, कि किस ईयर के अंदर क्या क्या अप्रोक्सीमेटली रेट थे, ये भी सारा पूरी स्टडी कर की है हमने इसके ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ईटीएफ के शोले में एंट्री करने से पहले हम केस स्टडीज बना रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, ये केस स्टडीज बनने का कारण क्या है, ये मैं अपने लिए केस स्टडी कर रहा हूँ, और आप लोगों के लिए केस स्टडी कर रहा हूँ, ताकि ईटीएफ के शोले के अंदर जब हम शुरुआत करें, तो पहले हर किसी के फंडामेंटल को चेक करते हुए हम जो है आगे बढ़े। ठीक है, तो केस स्टडीज हमने क्या है, दो की आपको बता दी है केस स्टडी, ऐसे हर किसी की केस स्टडी होगी आपके सामने। टीसीएस की हुई, इन्फोसिस की हुई, यानी कि अगर आपने 10,000 रुपये इसके अंदर लगाए होते, यानी कि 10,000 इसके अंदर लगाए होते, तो आज आपका कम से कम 5 करोड़ का पोर्टफोलियो हो जाता है इन्फोसिस के अंदर। और अगर इसके अंदर 20,000 रुपये आपने लगाए होते, तो आज आपका पोर्टफोलियो लगभग 50 लाख का हो जाता। तो फर्क है दोनों में, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, हम आगे फ्यूचर का हम प्रिडिक्शन ऐसे नहीं कर सकते कि कौन सा कितना करेगा, लेकिन क्या है कि करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें जो केस स्टडीज करेंगे, केस स्टडी करेंगे हम आईटीसी की, फिर एसबीआई की करेंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर की करेंगे, कि अगर हमने 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले अगर लिया होता, तो आज हमारा क्या होता। तो अब क्या है कि आगे हम ये भी बताएंगे कि आगे का इसका क्या रहेगा।
ठीक है, फिर उसके बाद आगे का इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम ये भी प्रिडिक्ट करेंगे कि आगे 30 साल बाद टीसीएस का क्या भविष्य है, मतलब कितना ये प्रिडिक्ट कर सकता है। ठीक है, उस चीज़ को भी हम बताएंगे आपको। इन्फोसिस का बताएंगे, आईटीसी का, ये सारे 30 के 30 स्टॉक्स का हम बताएंगे। और उसके अलावा इन एडिशन टू दैट जो कुछ गवर्नमेंट के जो डिविडेंड, हाई पेड डिविडेंड देने वाले जो स्टॉक्स स्टॉक्स हैं, उनका भी हम आपको बताएंगे केस स्टडीज। तो ये केस स्टडीज चलती रहेंगी। ये हमारे नॉलेज का, सॉरी, एजुकेशन का एक पार्ट है। और ये हमारा हमेशा कंटिन्यू रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। आप लोग सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में आप कंजूसी न करें। थैंक्स।